renewing the mind. Welcome to my channel Learn English with Priya ji. Dear students, welcome to my channel Learn English with Priya ji. तो बच्चों, मैं सोच रही हूँ कि आज इंग्लिश की बात ना करके क्यों ना कुछ साइंस की बात की जाए। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जो कि साइंस से रिलेटेड है। जस्ट टेल मी कि हमारी बॉडी का वो कौन सा ऑर्गन है जिसके बिना हम अपने लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। थिंक, बताइए कौन सा ऑर्गन है। आइज़? नहीं, आइज़ के बिना तो हम अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, हार्ट? यस, दैट इज़ हार्ट। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा हार्ट नहीं है और हमारी लाइफ है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंग्लिश करते करते, ग्रामर करते करते हम हार्ट की इम्पॉर्टेंस क्यों डिस्कस कर रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न है जैसे हम हार्ट के बिना अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, इन द सेम वे वर्ब के बिना हम इंग्लिश को, एक सेंटेंस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक लेने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। सो बेसिकली वर्ब है क्या, क्यों हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द वर्ब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ब। A verb is a word that is used to denote an action, the condition of the subject, or what is possessed by the subject. नहीं आया समझ में? चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वो वर्ड्स जो एक्शन की बात करें, इफ़ आई से अनु स्टडीड इन द नाइट, अनु पढ़ती है। कब पढ़ती है? रात को पढ़ती है। लेकिन एक्शन क्या है? व्हाट इज़ द एक्शन इन दिस सेंटेंस? क्या वो कोई एक्शन कर रही है? यस, द एक्शन इज स्टडीड, राइट। नेक्स्ट इज बीइंग। बीइंग मीन्स होना, कोई क्या है। अनु इज अ टीचर। अनु एक्शन क्या करती है? दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अनु है क्या? अनु एक टीचर है। सो इज, राइट। बिलोंगिंग। Belonging means possession, to have something. अनु has a car. अनु क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अनु के पास क्या है? अनु के पास एक कार है, राइट। तो मैंने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए, हम उन्हें एक बार फिर से देखने जा रहे हैं। एक्शन वर्ड्स, बीइंग वर्ड्स, बिलोंगिंग वर्ड्स, all those words that talk about the action, being or belonging are known as verb. अब क्या सिर्फ studied ही एक्शन है? नहीं। studied, cooked, wrote, slept, बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इन द सेम वे being, is, am, are, was, were, right. belonging, has, have, had. So action, being and belonging words are known as the verb. A verb may consist of one word, more than one word, maybe 2, 3 or 4 words. So it is not necessary that every time जो verb है वो single word होगा. No, it is not necessary. Sana likes, it should be likes. सना लाइक्स डोनट्स। सना को क्या पसंद है? सना को डोनट्स पसंद हैं। सो लाइक्स, इट इज़ द वर्ब, इट इज़ वन वर्ड ओनली, करेक्ट। सना इज क्लीनिंग द हाउस। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज क्लीनिंग द हाउस। 2 वर्ड्स, राइट। सना हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1999। सना क्या कर रही है? वो इस घर में रह रही है, इस प्लेस पे रह रही है। कब से रह रही है? 1999 से। सो हैज़ बीन लिविंग। these three words are known as a verb. So जैसा कि मैंने कहा कि verb may consist of 1 word, 2 word, 3 words or more than that, right? So I hope it is clear.
Let's move on to the next part. As we have discussed about the importance of a verb in a sentence, now let's discuss some more important points about the verb. So we are going to start with the object of a verb, कि एक जो verb होता है उसका object क्या होता है और हम उसे कैसे identify करते हैं. Object of a verb. If we frame a question, so basically हमें करना क्या है, हमें एक question frame करना है. If we frame a question using the verb, right, using the verb and the word what और whom, आपका जो मेन फोकस है वो कहाँ रहना चाहिए, वो फोकस रहना चाहिए verb पर और इन टू वर्ड्स पर जो है what और whom. The word that answers the question, वो word जो हमारे इन questions का answer देगा, that word will be the object of the verb, right? So basically two types के objects होते हैं, direct object and indirect object. अब ये what और whom को use कैसे करना है, that I am going to tell you. Direct object. A direct object is a noun or pronoun that receives the action of the verb, right? That is the receiver. It gives the answer of what. So मैंने यहाँ बोला ना कि आपको what का आंसर फाइंड आउट करना है, तो जो वर्ड मुझे what का आंसर दे, that will be the direct object. The students eat cake. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो फाइंड करने से पहले वर्ब पे फोकस करना है. वर्ब क्या है, वर्ब इज ईट, राइट. अगर मैं इसे हाइड कर दूं, द वर्ड केक, आई एम गोइंग टू हाइड दिस वर्ड. सो माई सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स ईट. स्टूडेंट्स खाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्या खाते हैं, स्टूडेंट्स खाते हैं केक. तो केक जो वर्ड है वो मुझे किसका आंसर दे रहा है, केक जो वर्ड है वो मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है, राइट. सो द वर्ड दैट गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये केक जो है इस ईट वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये वर्ब है और इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है केक, राइट, बिकॉज इट इज गिविंग मी द आंसर ऑफ व्हाट. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड विद द ट्रांजिटिव वर्ब. अब आप कहोगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, transitive intransitive verbs I am just going to teach you after this. An object that is used with the transitive verb to indicate. Indicate क्या करता है, who benefits from an action or gets something as a result. So basically जैसे यहाँ आपका फोकस था what पर, यहाँ आपका फोकस होगा who is the receiver, whom, right. She gave him her dress. She gave. Again, focus should be on the verb first. जब तक हम verb को identify नहीं करेंगे, direct object identify करना, direct object या फिर indirect object दोनों को identify करना difficult है जब तक verb नहीं पता हमें. She gave him. उसने दिया. She gave. दिया, लेकिन क्या दिया, वो तो डायरेक्ट है. किसको दिया, रिसीवर कौन है, दैट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी गेव हिम, उसको दिया. सो हिम इज द रिसीवर. सो दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर मैं आपसे इस सेंटेंस में पूछूं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो कौन सा वर्ड है जो मुझे व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या दिया है, हर ड्रेस दिया है ना, ड्रेस दी है ना. तो ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन रिसीवर कौन है, हिम. तो रिसीवर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो बेसिकली इट गिव्स द आंसर ऑफ whom और receiver, who is the receiver of the action. To find out an indirect object, you must first find the direct object. अगर आपको किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो उससे पहले आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स. स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ वर्ब्स. ट्रांजिटिव,
इंट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं और इनकम्प्लीट वर्ब्स हम किसे कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजिटिव वर्ब फर्स्ट ऑफ ऑल। अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको सिखाया कि ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई। सो a verb which requires an object to complete its meaning is called a transitive verb। एक transitive verb वो verb होता है जिसे at least एक object चाहिए, किस लिए? To complete its meaning। That verb is known as transitive verb। Let's take the example। She kept the money carefully। She kept, उसने money को रखा, ये वर्ब है, राइट। लेकिन ये वर्ब कैसा वर्ब है वो डिपेंड करेगा कि क्या इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड है या नहीं। शी केप्ट द मनी, उसने क्या रखा, उसने मनी को रखा, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बिकॉज इट इज़ गिविंग मी द आंसर ऑफ व्हाट, राइट। तो जो वर्ड हमें व्हाट का आंसर देता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो केप्ट जो वर्ड है उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड है यहाँ पर टू गिव द कंप्लीट सेंस। सो केप्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टीफन किंग राइट्स नॉवेल्स। स्टीफन किंग राइट्स, वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं नॉवेल्स। सो अगेन दिस इज ट्रांजिटिव बिकॉज इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए और वो ऑब्जेक्ट है नॉवेल्स। दैट्स वाई राइट्स इज ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय गेव। दिस इज द वर्ब। अब वर्ब तो है लेकिन ट्रांजिटिव है या नहीं ये डिसाइड करना है, उसके लिए हमें एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए। द लिटिल बॉय गेव मी, मी इज द रिसीवर, receiver means indirect object। a pencil is giving me the answer of what, right। so this is direct object। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में इस वर्ब के पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ना होकर 2 ऑब्जेक्ट हैं। 2 हो चलेगा बट एटलीस्ट 1 शुड बी देयर, कम से कम एक ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ एक ना होकर 2 ऑब्जेक्ट हैं। सो डेफिनेटली दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। लेट्स टॉक अबाउट द इनट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर, यहाँ क्या था? विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। एंड इनट्रांजिटिव विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट to complete its meaning but makes good sense by itself is called an intransitive verb। My sister shouted। What is the verb here? This is the verb। My sister shouted। क्या इस सेंटेंस को, इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड है? नहीं। It is giving me the complete sense in itself, so that's why it is intransitive verb। The children are studying। The children are studying। The sentence is complete in itself, so again it is intransitive verb because it does not need an object to give me the complete sense। The dog barked। again intransitive क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट वर्ब। इनकम्प्लीट वर्ब क्या होता है? लेट्स टेक द एग्जाम्पल फर्स्ट। द बॉय इज ऑनेस्ट। इज यहाँ बेसिकली वर्ब है। ही वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन, तो वॉज वर्ब है। क्या आपने ऑब्जर्व किया कि इन 2 एग्जाम्पल्स में, इन 2 सेंटेंसेस में जो वर्ब है इज और वॉज, दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, राइट। इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इन्हें, बट व्हेन वी ऐड द वर्ड ऑनेस्ट and when we add these words, a good sportsman, now these verbs are giving me the sense, now the meaning of the sentence is completed, right। so that's why the verb is and was are incomplete verbs। now
we will talk about some more interesting facts about the verbs. Now we will classify the verbs based on their functions. So on the basis of their functions, verbs can be of main verbs and auxiliary verbs, right? Let's start with the main verbs. Main verbs are also known as principal verbs. The words like run, dance, eat, work, jump, etc. are main or principal verbs, or you can simply say the action words are known as main verbs or principal verbs. We can add an ending to these verbs, right? We can add an ending or we can change them to get other forms. Let's take the example. If I say cry, cry is an action verb, right? It's an action word. I can add an ending. I can add an ing, so it will be crying. If I add some other letters to this word to get the another form, right? I want to get the past form, so I am just omitting this y and I am adding ied, so it will be cried. In the same way, write, I have to add ing, so I will be omitting this e and I am going to add ing, so now this will be writing. The same way, eat, ate, correct? Now let's talk about auxiliary or helping verbs. As the name suggests, helping verbs means these verbs help. The forms of the verbs like be and have are known as auxiliary or helping verbs. The verb be can be used as is, am, are, was, were. So all these verbs are known as helping verbs. The verb have can be used as has, had, will have and shall have. In the same way, the verb do can be used as does or did. These helping verbs are used. What are the uses of these helping verbs? These helping verbs are used to form tenses, right? When we learn more about tenses, then I will teach you how to use these helping verbs. These helping verbs are used to form tenses, to form questions, to form negative and interrogative sentences, or show the manner of actions expressed by the principal verbs. So there are certain examples of auxiliary or helping verbs. She has danced gracefully. What is the main action she has done? That is danced, right? But in this sentence, the verb has been used as the helping verb, right? She has danced gracefully. So dance is the main verb and has is the helping verb. He is playing outside. The main action is that is he doing is playing, but to make it a present continuous tense, I am using is as a helping verb. Sudha can sing sweetly. What is the main action that she can do? She can sing, but can is telling me the ability of Sudha. So basically can is used as the auxiliary or helping verb. So with this, the topic of verbs we have completed. I hope you all have understood the concepts in a better way. I hope you liked my video. If you are new to my channel, don't forget to subscribe. And if you are having any doubt or any query related to this topic, just write down in the comment section. I'll try to solve all your queries. We will be meeting in the next video soon. Till then, goodbye.